भारत की रहने वाली एक लड़की ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सपना देखा कि वो विदेश में जाकर के नौकरी करेगी और उसका सपना पूरा भी हो जाता है। विदेश चली जाती है, लेकिन विदेश में रहते हुए उससे एक गलती हो जाती है। गलती कुछ ऐसी होती है कि वहां की अदालत ने उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अब सजाए मौत का हुक्म तो सुना दिया जाता है, लेकिन वो हुक्म कुछ अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करती है और अपील करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई मजबूरी थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका को खारिज कर देता है। फिर उस लड़की के पास महज एक रास्ता बचता है और वह रास्ता ये होता है कि राष्ट्रपति के दर पर जाकर अपनी अपील करना। राष्ट्रपति के दर पर अपील भी की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी उस लड़की पर कोई दया नहीं आती। आखिरकार राष्ट्रपति भी उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखता है और बगैर मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दे दी जाएगी, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक उस लड़की को फांसी हो सकती है। हालांकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार ने दावा किया है कि उस लड़की की हम मदद करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उस लड़की को बचाने की हम कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के अंदर अंदर यदि भारत की सरकार उसको बचा नहीं पाई तो उस लड़की को इस बार हर हाल में फांसी की सजा हो सकती है। आखिरकार उसने ऐसी क्या गलती की थी जिससे क्या उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है भारत का एक राज्य है केरल, और केरल की ही राजधानी त्रिवंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है पलक्कड़। यहाँ के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया ने 2008 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। नर्सिंग का कोर्स उसने पूरा कर लिया था। पूरा करने के बाद ये यही आसपास के किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है, सीखने लगती है। और इसी बीच में यानी कि जब लगभग 2 या 3 साल बीत जाते हैं तो साल 2011 में उसकी शादी हो जाती है। धूमधाम से उसकी शादी होती है। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। वो अपनी पत्नी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम विदेश चले। तब उसका पति उससे बातचीत करता है तो पति होता है उसका ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसलिए वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो एक देश का रुख करते हैं, यानी कि वो यमन देश का रुख करते हैं। और यमन की राजधानी जो होती है सना, वहां पर जाकर के ये पहुंच जाते हैं। पति और पत्नी दोनों वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पति तो अपना काम करता था, कई गाड़ी वाड़ी चलाना इस तरह से वो कुछ काम करता था, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम निमिषा प्रिया होता है, वो हॉस्पिटल में जाकर एज अ नर्स काम करने लगती है। इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल बीत जाता है और उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। बेटी पैदा होने के बाद अब इन दोनों में से एक आदमी को काम करना है और दूसरे आदमी को बेटी की जिम्मेदारी भी संभालनी थी, इसलिए पति ने घर की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। और जो पत्नी होती है निमिषा प्रिया, वो हॉस्पिटल में अपना नौकरी करने लगती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे इस घर में आर्थिक संकट के जो दौर है वो शुरू हो जाता है। आर्थिक संकट इस तरह से शुरू होता है कि फिर उसे पति को कहीं काम नहीं मिल पाता और पत्नी कहती है कि निमिषा से बोलता है कि अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो हम अपने गांव चल देते हैं, अपने घर वापस चल देते हैं, यानी कि वो इंडिया वापस आ जाएंगे अपनी बेटी के साथ में। ठीक वैसा ही होता है। साल 2014 में वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर के इंडिया आ जाता है, लेकिन निमिषा प्रिया वही रह जाती है क्योंकि उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। और इसलिए जब ठीक ठाक चल रहा है तो ये वापस जब आता है, जैसे ही इसने इंडिया की तरफ रुख किया तो पता चलता है कि यमन की राजधानी सना में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और लोग आपस में भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हद तो तब हो जाती है तब राष्ट्रपति यानी कि सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया जाता है। स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद में फिर एक ऐसा दौर भी आता है कि जो विदेश से आने वाले इस देश में लोग थे उनका वीजा रोक दिया जाता है। अब कोई नया वीजा जारी नहीं हो रहा था। हालांकि निमिषा अपने पति अपने परिवार के लगातार कांटेक्ट में रहती है और वो अपने पति को बुलाने की तमाम कोशिशें करती है। जब वहां की सरकार ने ही इस तरह की पाबंदी लगा दी है तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति को बुला नहीं पा रही थी और पति उसका उससे संपर्क नहीं साध पा रहा था। निमिषा की वही के रहने वाले एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, नजदीकियां उससे बढ़ जाती है, जिसका नाम होता है तलाल अब्दुल मेहदी होता है। और ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना हम अपना ही हॉस्पिटल खोल लें। यदि हम अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं तो इससे अच्छी इनकम होगी और अच्छी इनकम होने के बाद सब कुछ बढ़िया चलेगा। दलाल ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। इसके लिए दलाल पैसे का इंतजाम करता है और अप्रैल 2015 में वहां पर एक अच्छे लेवल का
क्लिनिक खोला जाता है, हॉस्पिटल खोला जाता है और हॉस्पिटल में वो काम शुरू कर देते हैं। काम जब शुरू हो जाता है तो हॉस्पिटल भी ठीक ठाक चलने लग जाता है। अब यहां से मिलकर दोनों अपने जो काम कर रहे थे, एक नियम ये भी है कि वहां पर चाहे कोई व्यावसायिक फर्म हो या फिर क्लिनिक हो, जो स्थानीय निवासी होगा, स्थानीय निवासी ही वो अपना काम कर सकता है। किसी विदेशी को ये काम करने की अनुमति नहीं मिल सकती। इसलिए नर्स की ये मजबूरी थी कि शायद पैसे की भी मजबूरी थी और जो वहां का नियम कानून था उससे भी वो बंधी हुई थी। इसलिए तलाल अब्दुल मेहदी के साथ मिलकर वो अपना काम शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता था तलाल जो फंड इकट्ठा होता था, पैसे इकट्ठे होते थे, उसमें वो हेरा फेरी करना शुरू कर देता था। नर्स कहती थी, निमिषा, प्रिया, कि ये जो पैसे हैं इससे हम अपने ही इस क्लिनिक को और बड़ा रूप देंगे, ज्यादा पैसे इकट्ठा होंगे तो ज्यादा अच्छा काम चलेगा और इसलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। जो फंड में हेराफेरी करते हो, ये सब काम करना बंद कर दो, नहीं तो ये क्लिनिक किसी दिन बंद हो जाएगा और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जब इस बात को देखते हुए दोनों में कभी ना कभी कहासुनी होनी शुरू हो जाया करती थी, तो नर्स और तलाल था, आपस में उनका विवाद होता था। विवाद कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नर्स उस क्लिनिक पर ध्यान देना कम कर देती है और जैसे ही ध्यान देना वो कम करती है, वो बजाय क्लिनिक बढ़ने के अब वो क्लिनिक नीचे की तरफ जाने लगती है, यानी कि उसमें डाउन आ जाता है और उसमें से लगातार कम पैसे इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। इस हिसाब को देखते हुए उन दोनों में विवाद होने लगता है और इसी झगड़े के बीच में तलाल को आदत पड़ जाती है नशीली दवाइयों का सेवन करने की, ड्रग्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करने की। इनमें जब झगड़ा हो जाता है, इसी झगड़े का फायदा उठाते हुए तलाल ने इस नर्स का, निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट और वीजा होता है उसको अपना कब्जे में ले लेता है, उन्हें छुपा देता है और उस लड़की को एक तरह से गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर वो मजबूर कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि तलाल कभी कभी अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर पहुंच जाया करता था और घर पर जब जाता था तो अपने दोस्तों को लेकर के वो जाया करता था और उसकी कोशिश रहती थी कि वो उस नर्स के साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की, उसके साथ उसकी प्रताड़ना करने की वो कोशिश करता था और नर्स इस बात का विरोध करती थी। तभी नर्स ने सोचा कि क्यों ना इससे छुटकारा पाया जाए और हद तो तब और जब हो जाती है जब नर्स की शादी के फोटोग्राफ्स होते हैं। जब उसके 2011 में ही इंडिया के केरल में शादी होती है तो उन फोटोग्राफ्स के साथ वो छेड़छाड़ करता है और उसके चेहरे पर, अपने पति के चेहरे पर वो अपना खुद का तलाल फोटो लगा देता है और वहां की सरकार से, वहां की पुलिस से दावा करने लगता है कि ये मेरी पत्नी है। इस तरह का भी दोनों के बीच में विवाद रहता था। इसलिए उसकी पत्नी जो नर्स होती है, नर्स ने सोचा कि अभी से छुटकारा पाना है तो इससे किसी भी तरकीब से पासपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बिना पासपोर्ट और वीजा के वो इंडिया वापस नहीं आ सकती थी। जो क्लिनिक का काम था वो लगभग ठप हो जाता है, बंद हो जाता है और इसी बीच में मौका पाते ही एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसको एक नशे का इंजेक्शन देने के बाद ये बेहोश हो जाएगा और जो ये बेहोश हो जाएगा जब वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देगी और मौका पाते ही यहाँ से अपने घर वापस इंडिया आ जाएगी, अपने पति के पास, अपनी बेटी के पास में। ऐसे ही जब उसने उस व्यक्ति को, तलाल को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है तो उससे पहले ही इंजेक्शन से उसे कुछ नहीं होता। उसको लगता है कि उसको एक और इंजेक्शन दे देना चाहिए, तब वो इंजेक्शन दे देगी तो शायद ये बेहोशी की हालत में हो जाएगा। उसके बाद वो अपना पासपोर्ट इससे अपने कब्जे में ले लेगी। इसी बीच में उसने मौका पाते ही एक ओवरडोज का एक और इंजेक्शन तैयार किया और तलाल मेहदी को 2 इंजेक्शन लगा देती है और जैसे ही वो इंजेक्शन उसको लगाया जाता है, इसी बीच में उसकी मौत हो जाती है। मौत कब हो जाती है इसका पता ही नहीं चल पाता। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस महिला को हिरासत में ले लेती है। साथ ही जो तलाल अब्दुल मेहदी था उसके परिवार वाले एफआईआर दर्ज करा देते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो ये लड़की अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि इसने नशीला इंजेक्शन दिया था और दूसरे इंजेक्शन जो इसने ओवरडोज दे दी थी उसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। 2017 में पुलिस इस लड़की यानी कि जो नर्स होती है इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मामला फिर अदालत पहुंच जाता है और साल 2020 में जो वहां की निचली अदालत होती है इस नर्स को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। लेकिन इसके पास में ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही ये एक अच्छा वकील करने की हैसियत रखती थी। इसलिए जो वहां की अदालत थी, जो ट्रायल कोर्ट था, जो ट्रायल कोर्ट में अपना पक्ष ये मजबूती से नहीं रख पाती, इसलिए इसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। अब वहां पर वो अपील करने का एक मौका उसे मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये लड़की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही थी तब भी इसको शायद एक अच्छा वकील नहीं मिल पाता है और साल 2023 की बात है। ये साल 2023 13 नवंबर को ये खारिज कर दिया जाता है और अपील खारिज होने के बाद इसको पता चलता है कि इसको हर हाल में
फांसी चढ़ाई ही जाएगी। इस बीच में हालांकि इससे मौका भी मिलता है और मौका भी मिलता है ब्लड मनी का। ब्लड मनी के बारे में कुछ इस तरह से बताया जाता है कि जिसके भी परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, उस पीड़ित परिवार के पास जाने के बाद में उससे माफी मांग ली जाए। यदि उससे पूछा जाए कि आप बदले में अगर कुछ पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे हम आपके अदा कर देंगे, जो भी वो रकम बताते हैं, यदि वो उस रकम को और दे देते हैं तो ब्लड मनी के माध्यम से फिर वो सामने वाले को यानी कि आरोपी को माफी मिल जाती है, या फिर वो आप वापस भी उस गलती से छुटकारा पा सकता है। इस तरह से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत बन नहीं पाती है। हालांकि जो इसका पति होता है वो इंडिया में रहते हुए 10 से निमिषा गुड़िया के नाम से एक फंड की अपील करता है और वो बताता है कि वो एक ऑटो में ड्राइविंग का काम करता है, उसकी एक बेटी है, उसकी पत्नी इस तरह से यमन जाती है, सना में रहकर वो अपना एक क्लिनिक पर काम करती है, वहां पर इसके साथ में कुछ इस तरह की पूरी कहानी वो एक बयां करता है। और बयां करने के बाद में ये मामला बहुत ज्यादा वायरल भी होता है कि क्राउड फंडिंग भी इकट्ठा होती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता न होने की वजह से वो मामला भी कहीं ना कहीं अधर में अटक जाता है। और ये बताया जाता है कि 1,60,00,000 रुपए में बात तय भी हो जाती है, लेकिन इतने पैसे का समय सही वक्त पर इंतजाम ना होने की वजह से साथ ही जो परिवार के लोग थे, तलाल अब्दुल होता है जो उसके परिवार के लोगों ने इनकार भी कर दिया था। ये मामला फिर अधर अटक जाता है। अब ऐसी स्थिति में मामला फिर राष्ट्रपति के यहाँ पर चला जाता है ताकि राष्ट्रपति के यहाँ पर अपील की जा सके और इस लड़की की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन वहां का जो राष्ट्रपति होता है राशिद अल अख्तर, बताया जाता है कि दिसंबर 2024 में इस लड़की की जो अपील होती है उसको खारिज कर दिया जाता है। और इस बात की सूचना 30 दिसंबर 2024 को भारत का विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि कर देता है कि वहां के राष्ट्रपति यानी कि यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमू ने इस लड़की यानी कि नर्स निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि इस लड़की को हर हाल में फांसी की सजा दे दी जाएगी। यदि इसे फांसी की सजा दी जाती है तो मीडिया रिपोर्ट ये दावा करता है कि लगभग उसके पास में अब 1 महीने का समय है। यदि 1 महीने में कुछ नहीं होता है तो उसे 31 जनवरी 2025 तक फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये लड़की साल 2017 से लेकर अभी तक सलाखों के पीछे है, जेल में है। और इस लड़की की जो माँ होती है अपनी बेटी को बचाने के लिए वो तमाम तरह की कोशिशें कर रही थी, लेकिन उसके प्रयास जो थे वो बताया जाता है कि वो नाकाम साबित होते हैं। कहीं ना कहीं इस लड़की की जिंदगी अब खतरे में है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार निमिषा को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि हम इस लड़की को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात सक्सेस हो पाती है या नहीं हो पाती, सफलता मिल पाती है या नहीं, ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा का मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पंजाब के 2 लड़कों के साल 2019 में सऊदी अरब में जो फांसी की सजा दी जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले जैद के मामले में भी फांसी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, ठीक वैसे ही ये निमिषा प्रिया का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि क्या इस लड़की को फांसी की सजा होती है या नहीं होती है, यहाँ की सरकार इसको बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, क्या ब्लड मनी वाला मामला फिर से उभर कर सामने आएगा, क्या परिवार के लोग माफी देने को तैयार हो जाएंगे, जो ब्लड मनी के रूप में जो भी रकम तय हो जाती है वो रकम लेने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। अभी कई तरह के सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और इस लड़की के पास में 1 महीने का समय है अभी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको अवेयर करना है। जिस तरह से इस लड़की को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, बताया जाता है कि क्राउड फंडिंग के नाम पर जो पैसे इकट्ठे हो रहे थे उसमें पारदर्शिता ना होने के कारण भी कुछ लोग इसमें जो सामने पड़ते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। हालांकि ये बताया जाता है कि शायद दोबारा इस तरह की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि 1 महीने के समय में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि यमन की सरकार से भी और भारत की सरकार से भी कि इस लड़की को बचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास किए जाने चाहिए, पॉजिटिव तरीके से वो किए जाने चाहिए, ताकि बच सके, इनकी जिंदगी बच सके, साथ ही अपनी बेटी के, अपने पति के पास में वापस आ सके। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।